दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं सरकारीकरण चैनल पर। द सरकारीकरण चैनल जो आपकी आवाज़ है। साथियों, इस वक्त सबको पता है कि महंगाई अपने चरम पे पहुंची हुई है, लेकिन महंगाई क्या है, इसके मायने अलग अलग तबकों के लिए क्या है और इसका निदान क्या है, क्या हमारे पास कुछ सुझाव देने के लिए है, हम इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे। साथियों, जो अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं हैं महंगाई को लेकर, हम उसके क्लासिकल अर्थ में नहीं जाएंगे। बस उनकी जो बात है वो इतनी सी केवल है कि जब आपूर्ति और मांग में ज़्यादा अंतर आ जाता है तब महंगाई बढ़ती है। मतलब उनके कहने का यह है कि जब देश में उत्पादन कम रहता है और उसकी मांग ज़्यादा रहती है तब महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन आज बहुत सारे चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आज वह स्थिति नहीं। उदाहरण के लिए प्याज का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ और दक्षिणी भारत में प्याज जो है किसानों को 1 रुपये से लेकर 6 रुपये किलो में उनको दाम दिया गया और आढ़तियों ने, बिचौलियों ने, प्याज के व्यापारियों ने उसे थोक भाव में बहुत ऊंचे दाम पर बेचा। और पिछले साल जो है प्याज 50 रुपये से लेकर 70-80 रुपये किलो तक पहुंच गई थी। जब सरकार की आलोचना हुई तो उसने इसके निर्यात पर रोक लगाई, बाद में इसके दाम गिरे। इसी तरह आप अन्य उदाहरणों को भी देख सकते हैं। साथियों, महंगाई से हमारा मतलब यह है कि हमारे देश में जो कमज़ोर तबके हैं उनके लिए हम इसे किस तरह समझें। मान लीजिए कि अगर पेट्रोल के दाम 100 रुपये लीटर हैं या डीजल के दाम 100 के करीब हैं, तो इसी 100 रुपये का जो पेट्रोल है उसे 1 लाख रुपए महीने वाला भी उसी 100 रुपये में खरीदेगा और 3000 कमाने वाला आम मजदूर जो बाइक का इस्तेमाल करता है अपने काम पर जाने के लिए, वो भी उसी 100 रुपये में खरीदेगा। इसी तरह अगर कोई कमरा लेकर कहीं बाहर काम करता है तो वो 22 रुपये किलो का चावल, 30 रुपये किलो का आटा खरीदेगा। लेकिन अमीर आदमी के लिए जो डेली 5-6 हज़ार रुपये कमाता है, महीने में जिसके लाखों की आमदनी है, उसके लिए इस महंगाई का क्या मतलब है। साथियों, महंगाई गरीब और अमीर दोनों तबकों के लिए अलग अलग मतलब रखती है। यहाँ हम खास तौर से जो हमारे देश के 80% गरीब आबादी है उसके हिसाब से हम बात करना चाहते हैं। साथियों, आप सबको पता है कि अर्जुन सेन गुप्त की एक कमेटी थी। उन्होंने यह बताया था कि हमारे देश की 80% आबादी मात्र 20 रुपये प्रतिदिन की आमदनी पर गुजारा करती है। आज जबकि महामारी का दौर है, पिछले साल से ही लॉकडाउन पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अभी बना हुआ है, ऐसे में फैक्ट्रियां बहुत सारी अभी भी बंद हैं और आपको पता है कि शिक्षण संस्थान, प्राइवेट स्कूल बंद हैं। उसमें काम करने वाले तमाम कर्मचारी, अध्यापक, दाई इस समय घर पे बैठे हुए हैं। उनके पास अपनी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। और अब जब हम देख रहे हैं कि जो जिंदगी चलाने के लिए एकदम ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि आटा, चावल, दालें, खाद्य तेल इत्यादि, ये जो है इतनी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं कि मार्केट में जाने से पहले, किराना की दुकान पर जाने से पहले ये गरीब तबके के लोग सोचने लगते हैं, दिल पे हाथ रख लेते हैं और मजबूरी में वो जितना चाहिए उसका आधा से भी कम सामान खरीद कर घर लौटते हैं। कुछ लोग तो बिना खरीदे भी वापस आ जा रहे हैं। ऐसी कुछ रिपोर्टें टीवी चैनलों पे आपने देखी होगी। साथियों, ये इसका मतलब क्या है? क्या हमारा देश में वास्तव में उत्पादन कम हो गया है? क्या हमारे देश में ये चीज़ें बहुत कम मात्रा में पैदा हो रही हैं? और अगर ऐसा है भी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप सब लोग जानते हैं यह बात कि पूरे एशिया में रूस को छोड़ दिया जाए तो हमारे अपने देश में जो ज़मीन है, यहाँ 43% हिस्सा जो है मैदानी क्षेत्रों का है। मतलब ये कि हमारे देश में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है, खेती करने लायक ज़मीन है। अगर यहाँ पे किसान अच्छी मात्रा में ज़रूरी चीज़ें उगाने को तैयार नहीं है तो उसका क्या कारण है? अभी तो हम इस पर बाद में बात करेंगे,
लेकिन उन चीज़ों को देखिए जो बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादित हो रहे हैं। जैसे कि गेहूं, चावल का बफर स्टॉक 2 या 3 सालों के लिए सरकारी गोदामों में पड़ा रहता है, फिर भी आटा का दाम 22 रुपये किलो, कहीं 30 रुपये किलो। ऐसा क्यों है? जबकि उत्पादन ठसाठस भरा हुआ है और सलाह दी जाती है कि अब किसान गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन बंद करके उसमें वो मशरूम उगाएं, या जैसा कि पूंजीपति कह रहे हैं उनके कहने वाली सब्जियों को, उनके कहने वाली चीज़ों को उगाएं। जैसे कि अंग्रेजों ने कहा था भारत के किसानों को कि आप गेहूं और चावल उगाना बंद करके नील उगाएं, इंडिगो उगाएं। क्या ऐसे ही हालात हमारे देश में खाद्य संकट के लिए कहीं जिम्मेदार तो नहीं है? हमको लगता है कि उत्पादन और मांग का जो मतलब है वो ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है। सरकार की जो पूंजीपतियों की तरफ कृषि को धकेलने की नीतियां हैं ये कहीं न कहीं ज़्यादा जिम्मेदार है। साथियों, आप सबको मालूम है कि कोई गरीब आदमी अगर बीमार पड़ जाए, कमज़ोर हो, कुपोषण का शिकार हो, उसके चलते कई सारे रोग उसको जकड़ लिए हों, और अगर वो कभी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर जब उससे ये कहे कि आपको कमजोरी हो गई है और इसके लिए आपको अनार खाने हैं, प्रोटीन वाली दालें लेनी हैं, आपको डेली दूध लेने हैं, अंडे लेने हैं, यानी संतुलित भोजन लेने हैं, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? डॉक्टर को भी शायद महसूस होगा कि ऐसा कह के वह उसकी गरीबी को चिढ़ा रहा है, उससे मुंह दिखा रहा है, और वह मरीज भी शर्म के मारे वापस लौटेगा। उसके दिमाग में अगर पढ़ा लिखा होगा थोड़ा भी तो शायद यह बात आएगी कि फ्रांस की रानी जो कह रहे थे कि तुम्हें अगर रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खा लेते। क्या इसी तरह के हालात हैं आजकल हमारे देश में? साथियों, हमें लगता है कि आज जब आप नज़र डालेंगे कुछ अन्य कारणों पे तो तस्वीर साफ होगी। पिछले कई महीनों से लगातार पेट्रोलियम के पदार्थ बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। अभी आज जब हम बात कर रहे हैं 13 जून को, तो अमर उजाला में खबर है कि आज पहली बार भारत में डीजल 100 के पार हो गया। इसका मतलब डीजल से चलने वाले तमाम ट्रक, डीजल से चलने वाले और भी बहुत से वाहन जिन खाद्य पदार्थों को यहाँ से वहाँ ढोते हैं, आपूर्ति करते हैं, जहाँ पे सामान बनते हैं वहाँ से वह मार्केट में लाते हैं, तो उसमें करीब 15 से 16% की वृद्धि हो जाएगी और ये वृद्धि अंत में उपभोक्ता से वसूला जाएगा। उपभोक्ता मतलब कि ग्राहक से, जैसे हम और आप। तो क्या खाद्य तेल भी इसी तरह से बढ़ेंगे? डीजल और पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से चाहे खाद्य तेल हो, चाहे आटा चावल हो, चाहे मछलियाँ हो, चाहे कोई भी जरूरत के सामान हो, वह बढ़ जाएंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सबको मालूम है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे मूल्य का जो दाम है वह पिछले 3-4 सालों या और भी पीछे ले जाइए 2014 से पीछे, उसकी तुलना में काफ़ी कम है। फिर भी इसके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं जैसे कि सुरसा का मुँह। तो फिर क्या किया जाए? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। हमको और आपको विभिन्न स्रोतों से बात मालूम है कि 100 रुपया का जो पेट्रोल हम खरीद रहे हैं तो उसमें पेट्रोल का दाम जो असली दाम है वो केवल 32 रुपये के आसपास है, और इस पे लगभग 64 रुपया जो है सरकार, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, ये दोनों मिलकर टैक्स वसूल रही हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जीएसटी शराब और पेट्रोलियम जैसी चीज़ों पे लागू नहीं है। मतलब कि केंद्र सरकार ने राज्यों को भी छूट दिया हुआ है कि वो अपने अपने हिसाब से पेट्रोलियम पदार्थों पे टैक्स लगा सकते हैं, शराब पर भी टैक्स लगा सकते हैं। और अब आप सोचिए अगर इसका उल्टा होता तो क्या होता? जो फिल्में बनती हैं, जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें हैं, 50 लाख रुपए से भी ऊपर वाली कारें, अगर उन पे ये 300% टैक्स लगा देते तब कमाई नहीं होती क्या? उनके जो अय्याशी के साधन हैं, जो बड़े बड़े पब हैं, जो बड़े बड़े क्लब हैं जिसमें अय्याशियाँ चलती हैं, अगर उन पे ये 300, 400, 500% टैक्स लगा देते तो वो इतने अमीर हैं कि वो उस टैक्स को चुकाने में सक्षम है और इस कमाई को वे जनता के हित में खर्च कर सकते हैं। अगर सरकारें ऐसा करती
तो हमारा भला होता और बाजार में हमारे लिए जो चीज़ें महंगी हैं उनमें राहत मिलती। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि जो ये लोकतंत्र की राजनीति है, लोकतंत्र तो कहने को है, असल में यह धनतंत्र है। इसमें आपको मालूम है कि एक सांसद को चुनाव जीतने के लिए कई करोड़ रुपए चाहिए और ये करोड़ों रुपए कौन देता है? इसी तरह के बड़े बड़े अमीर, बड़े पूंजीपति इलेक्टोरल फंड आप बना चुके हैं, उसमें वो चंदा देते हैं और वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में है उसे 90% से अधिक चंदा मिला है, तो फिर वह उन पे टैक्स क्यों लगाएगी? जाहिर सी बात है कि वह उनको खुश रखने के लिए उनको राहत देगी और आम जनता जो केवल वोट देती है महंगाई बढ़ाकर वो इनकी जेब खाली करेगी, ताकि बैंक ठसाठस भरे रहें और उन्हीं लोगों को पैसा दे जो बैंक से पैसा निकाल कर विदेशों को भागते रहें। फिर उनको विदेशों से बुलाने का नाटक किया जाता रहेगा। तो साथियों, मुझे लगता है कि आप यह बात समझ गए होंगे कि महंगाई बढ़ने का कारण केवल उत्पादन कम होना नहीं है। सरकार एक और काम कर सकती है। मान लीजिए कि अभी 1 लीटर दूध पैदा करने में किसान की लागत आती है 60 रुपये, लेकिन दूध वो बेचता है 40 रुपये, तो उसको लाभ कहाँ से मिलेगा? अगर दूध 100 रुपये लीटर कर देता, अगर जो गेहूं का उत्पादन है इस समय 1 किलो के उत्पादन में करीब 20 रुपये की लागत आ रही है, तो अगर यह गेहूं 25 या 30 रुपये प्रति किलो हो जाता। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर उत्पादन से दुगना लाभ सही में उसको मिल जाता, तब लोगों का मन खेती की तरफ लौटता, वो किसानी की तरफ ध्यान लगाते, उत्पादन बढ़ाते। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार चाहती तो इनको उचित दाम देकर, दुगना दाम देकर, और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए जैसे बीपीएल और एलपीएल जो कार्ड है, कोटे की दुकानों पे जरूरत की जितने भी सामान हैं, जैसे कि चावल गेहूँ जैसे दे रही है, उसमें खाद्य तेल दे सकती है 6-6 महीना का, 1 साल का। वहाँ पे नमक, वहाँ पे और भी चीज़ें, आटा भी दे सकती है गेहूं के साथ साथ, मसाले दे सकती हैं, दालें दे सकती हैं, और उस पर एलपीजी सिलेंडर भी दे सकती है। अगर ऐसा उनको देती तो एक तरफ किसानों की आमदनी बढ़ती और दूसरी तरफ गरीबों को भी राहत मिलती। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये सरकारें धनतंत्र के लिए हैं, धनिकों के लिए काम करती हैं, गरीबों से सिर्फ वोट लेती हैं, अमीरों से नोट लेती हैं। जब तक ये स्थिति आप नहीं बदलेंगे तब तक आप इन सरकारों से राहत की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। धन्यवाद।